नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दिल्ली में हिंसा की आग तो थम गई है, लेकिन राजनीति नहीं। दिखाएंगे उन सियासतों की कहानी आपको, लेकिन पहली उस हिम्मत की कहानी जो घरों को लूट लिए जाने, दुकानों को जला दिए जाने और 40 से ज्यादा हत्याओं के बाद भी कह रहे हैं छोड़ो कल की बातें, फिर से जलाते हैं आइए उम्मीदों का दिया। ऐसे लोग पहरा दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और मिलजुल कर बिखरी हुई जिंदगी को समेट रहे हैं। सोचिए कितनी मामूली हसरतें होती हैं एक साधारण आदमी की। मेहनत के पसीने से बरकत की 2 रोटी, गुजारे लायक छत, बच्चों को तालीम मिल जाए और सोते हुए खिड़कियों के कांच का टूट जाने का अंदेशा न हो, डर न लगे घर से बाहर निकलते हुए ईश्वर और अल्लाह के नाम पर उठाई हुई दीवार चकनाचूर न कर दे आदमी होने का भरम। बस इतना सा। देर हुई है, लेकिन इस गीत के बोल अब सबके लबों पर गूंज रहे हैं। अंदेशों के अंधेरे से निकलकर लोग तलाश रहे हैं सुरंग पार की रोशनी और देखने की कोशिश कर रहे हैं नए ख्वाब, गाने की कोशिश कर रहे हैं ढाह दी गई मीनारों से नए गीतों की नई धुन। खड़े हुए हैं यहाँ पे, रात में भी और दिन में भी पैरा लगाते रहते हैं। सब लोग आपस में मिलके जागते हैं, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। कोई नई एक्टिविटी नज़र आती है तो उससे भी संगीत को हम उसको टोकते हैं कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्या है, क्योंकि कोई बाहर का आदमी अंदर ना आ सके। और जो ये आगजनी हुई थी, ये पता नहीं कहाँ से कैसे आए, ये इन्होंने पुलिया पार करी, हम लोग कुछ तैयार नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे एक बस बहुत बड़ा एक हजूम भी तक चला आ रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जद्दोजहद की, बहुत रोका उनको। वो उसका इस्तेमाल करते करते कब इन लोगों ने इकट्ठा करा, कब नहीं करा, इसका कोई इशू नहीं है लिखा। लेकिन परसों जब ये हुआ, ये अचानक से इन लोगों ने शुरुआत करी। ये मेरे भाई मोहम्मद फाजिल हैं, ये राशिद भाई हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, हमारा घर आमने सामने। यह मुस्तफाबाद की रात है। 4 दिन पहले तक आप इसे आबाद कह सकते थे, लेकिन अब केवल ये नाम ही बचा है। खंडहर हो चुके मकानों के अंदर से कभी कभी किसी के खांसने की आवाज आती है तो लगता है कि जिंदगी के निशान यहाँ शेष हैं। लेकिन अब उस शेष को फिर से संपूर्ण बनाने के लिए रात रात भर जाग रहे हैं सारे धर्मों के लोग कि अब की बार हुड़दंगियों के हवाले नहीं होने देंगे अपने सुकून का गंगो चमन। मंजर तो इतना था कि हम सोच से भी बयां थे। उस मंजर को तो देखते तो आज भी डर लग रहा है। ये तो हमारा अच्छा था कि सब हम हिंदू मुस्लिम जो इतने हमारी कम्युनिटी है, सब भाई बंदी है, हमें कोई परवाह नहीं। हम सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद में उन लोगों को रोका। और नहीं तो अगर हम सब लोग एक साथ ना होते तो शायद यहाँ सब कुछ आगजली हो जाती। हम लोग यहाँ इस कॉलोनी में बच्चे आए थे, आज हमारे बच्चों के भी बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं। कभी हम लोगों के अंदर कभी इस तरीके का सोच कभी हमने सोचा ही नहीं। कहाँ से भीड़ आई, वो लोग इंसान नहीं हो सकते, इंसान तो हो ही नहीं सकते। वो लोग बहुत खतरनाक लोग थे। हम लोगों ने जैसे भी उनसे अपना सामना किया, बचाव किया, तो आज हम लोग थोड़ा, और यहाँ देख रहे हैं जितने भी लोग हैं किसी न किसी के चोट लगी हुई है। लगता है होली से पहले ही पूरे इलाके की होलिका जला गया हो। समझ ही नहीं आ रहा था कि जिनसे बचाने की उम्मीदें की थी उनके हाथों में किसने थमा दी थी कटारें। पुलिस की गश्त बहुत है, लेकिन लोग अपनी तरफ से कोई जोखिम नहीं लेना चाहते इस बार। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में हैं, जहां पे कुछ दिन पहले दंगे हुए। और इस वक्त हम खड़े हैं एक इलाके में जहां रात के समय, इस वक्त समय 10 बज रहा है और जो यहाँ के लोग हैं, खास करके जो यहाँ के नौजवान हैं, ये पहरा दे रहे हैं। खास बात ये है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम परिवार एक साथ रहते हैं। जिससे भी पूछा यही बताया कि हम तो बरसों बरस से रहते आए थे साथ। होली में खोजते ईद के रंग और शबे बारात में खोजते दिवाली की रोशनी। तो वो कौन लोग थे जो 5वें पहर में दाखिल हुए थे चोर की तरह और लूट ले गए भरोसे का आबे जमजम, भाईचारे का गंगा जल, मुरादों का पानी।
अभी हम लोग यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पहरेदारी दे रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं ताकि माहौल सुरक्षित रहे। फील होती है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि पता नहीं यहाँ से कब कोई आ जाए, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सिक्योर रखने के लिए यहाँ घूमना पड़ता है, यहाँ घूमना पड़ता है, कभी इस गली में कभी उस गली में। किसी को अगर जैसे झटका आता है तो वो थोड़ी लेता, दूसरा वाला जगह रहता है, एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं अपने गली मोहल्ले में साथ में। तो पूरी रात हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। सबके बच्चे हैं इसमें, उधर के मुस्तफाबाद के भी बच्चे हैं। इनकी पढ़ाई जो खराब होगी, इनकी जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल में आग लगा, क्या हुआ, क्या मिला उनको? मिटी हुई लकीरों पर फिर से विश्वास के महल खड़े करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो गुजरी है उसके एहसास के गुजरने में बरसों लगेंगे। कहने को कुछ भी कह ले हम और कुछ भी कह ले आप, लेकिन वक्त लगेगा बच्चों को सड़क पर गिरी हुई गेंद को वापस लाने लायक हिम्मत जुटाने में। वक्त लगेगा फेरी वाले को बेधड़क आवाज देने में। वक्त लगेगा समय के साजिंदों के हाथ में जिंदगी के साज देने में। आज तक लोग तो कल की बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या राजनीति उन्हें ऐसा आसानी से करने देगी? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में शांति सबसे जरूरी है, लेकिन ये सभी एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं। इस बीच अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने यह कहकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है कि हमारे देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सिर्फ चुनावों तक बची है। मैं तो ये बदकिस्मती है, अमन शांति भाईचारक साझ साडे जरूरी। ये किसी साधारण आदमी की आवाज नहीं है, ये 92 साल के उस तजुर्बे का सबक है जिसने जंगे आजादी से लेकर आज तक सियासतों के सारे दौर देखे, जो सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक रहा, जिसने मोरारजी से लेकर मोदी तक की सरकारों को भीतर से देखा है। ऐसे प्रकाश सिंह बादल को कहना पड़ा है कि इस देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र को गंदी सियासत का घुन चाट चुका है। जो संविधान च लिखे 3 चीजें लिखी हैं, सैकुलरिज्म, सोशलिज्म ते डेमोक्रेसी। इत्थे ना सैकुलरिज्म है ना सोशलिज्म है। ये इल्जाम कोई मामूली इल्जाम नहीं है, और यह इल्जाम इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि बादल उस अकाली दल के क्षत्रप हैं जो मौजूदा सरकार में बीजेपी की सबसे पुरानी साझीदार है। दोनों ने मिलकर पंजाब में 15 साल सरकार चलाई है। उस साझीदार के तकाजों को दरकिनार करके बादल कह रहे हैं कि लोकतंत्र को चुनावों तक समेट दिया गया है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब हो जाता है। डेमोक्रेसी 2 लेवल पे है, एक पार्लियामेंट इलेक्शन स्टेट में, बाकी जिन्हें दिल्ली की हिंसा ने हुकूमत की नीतियों और नीयत दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और ऐसा करने वाले बादल पहले नहीं हैं। इसके पहले सोनिया गांधी वाजपेयी के सबक दोहरा चुकी हैं। राष्ट्रपति जी, you are given the highest possible responsibility under the Constitution of India to act as the conscious keeper of this government and to remind it of its constitutional duty and the pillars of Raj Dharma by which any government must abide. बीजेपी ने सोनिया के आरोपों को तो खारिज कर दिया था, लेकिन बादल जैसे अपने ही खेमे के विराट नेता की आलोचना को बर्दाश्त कर ले जाना उसकी मजबूरी थी। बादल के हमले से पैदा हुआ स्वाभाविक क्रोध और कुंठा बीजेपी के हलक में अटक गई थी। वो इसे न निगल सकती थी और न उगल सकती थी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए तो सही, लेकिन बादल के हमले पर प्रतिक्रिया देने में उनकी जुबान लड़खड़ा गई। वो सोनिया राहुल पर हमले की अपनी कायम परंपरा को तोड़ने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। और सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तब भी आप खामोश थे? क्या आपकी पार्टी ने यह भी नहीं कहने की जरूरत समझी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं?
दिल्ली की आग ने बीजेपी को बुरी तरह झुलसा दिया है, क्योंकि 3 दिन तक देश की राजधानी में लूटपाट, आगजनी और कत्लेआम चलता रहा और न तो कहीं सरकार थी और न ही पुलिस। यहाँ जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे। वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। मैं आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। बादल की सताई हुई बीजेपी अब विपक्ष के नेताओं के बयानों के पीछे पड़ गई है, खासकर सोनिया गांधी के। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है कि कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के नफरती बयानों में इनके भी नाम जोड़े जाए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, महमूद पराचा। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेज दिया है। 13 अप्रैल तक सभी पक्षों को कार्रवाई को लेकर जवाब देना है। सवाल फिर वही है, और वो सवाल दिल्ली की हिंसा से एनडीए के सबसे बुजुर्ग नेता ने खड़े किए हैं कि क्या देश का लोकतंत्र, देश की धर्मनिरपेक्षता और देश का समाजवादी चरित्र खतरे में है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की पुलिस ताहिर हुसैन के आसपास पूरा दिन घूमती रही। ताहिर आम आदमी पार्टी से निलंबित उस पार्षद का नाम है जिस पर आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा के परिवार ने अंकित की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने ताहिर हुसैन पर हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहिर फरार है। उधर 4 दिन पहले खुलेआम पिस्तौल लहराने वाला शाहरुख भी पुलिस को मिल नहीं रहा है। इस समय दिल्ली की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी कब होगी। ताहिर आम आदमी पार्टी से इलाके का पार्षद था, लेकिन अब उसे पार्टी निलंबित कर चुकी है। अब ताहिर फरार है और दिल्ली पुलिस को मिल नहीं रहा। गली से ही निकला होता, गली में से ही खींच कर ले गए मेरे बच्चे को। गली में से ले गए मेरे बच्चे को खींच कर। दिल्ली पुलिस ने ताहिर की फैक्ट्री सील कर दी, ताहिर हुसैन पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर दी और तलाश में जुट गई। क्राइम ब्रांच वाले फॉरेंसिक की टीम के साथ पहुंचे थे, जांच कर रहे थे कि पत्थरों की तराशी कहां की है, बोतलों का मेक, पेट्रोल और गुलेल, सबका पूरा हिसाब किताब। 3 दिन तक मुसलसल बिखेरे जाते रहे सबूतों के बाद जो भी बच गया था, सब फॉरेंसिक वाले अपने साथ ले गए। ताहिर हुसैन के घर के बाहर खड़ा हूं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया, उसके घर को सील तो कर ही दिया गया था। आप देख सकते हैं कि डोंट क्रॉस लाइन, ये पुलिस ने ये पट्टियां लगा दी और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम पहुंच गई है दिल्ली पुलिस की। आप देख सकते हैं कि पूरी टीमें यहाँ पे खड़ी हैं। अंकित शर्मा आईबी में काम करते थे और मौजपुर की हिंसा में उनकी हत्या कर दी गई थी। 2 दिन बाद उनका शव नाले में पड़ा मिला था। परिवार का आरोप है कि इसकी हत्या के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है। किसी का नुकसान नहीं होगा, हम ही मरेंगे। और शांत करना की कोशिश करी उसने कि शांत हो जाओ सभी लोग। और मैम फिर इसी बीच मैम ताहिर हुसैन के मकान से निगम पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के, मैम उनके वहां से कुछ कम से कम मैम 50-60 लोगों की भीड़ भाग के आई और उन्होंने मेरे भाई को खींचा। और उसे मेरे भाई को खींचते हुए मैम सबने देखा, वहां पे जितनी वहां पब्लिक थी बचाने की कोशिश भी करी, पब्लिक ने पीछे भागे, पर मैम उन पे इतनी फायरिंग हुई, इतना उन पे पथराव हुआ, इतना उन पे आगजनी हुई, मैम उसको खींच के ले गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही ताहिर का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस कह रही है कि वो तलाश रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे। लेकिन अदृश्य होने से पहले ताहिर ने कहा था कि उनका न तो हिंसा से कोई लेना देना है और न ही अंकित की हत्या से। वो तो खुद ही इस हिंसा के पीड़ित है। मैं चाहता हूं कि देखिए जो व्यक्ति जो अंकित शर्मा जिसकी डेड बॉडी मिली है वो बहुत ही दुख का मैटर है। उसके परिवार बहुत सदमे में है और जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्जाम मुझ पे लग रहा है। और आज तक मेरी ज़िंदगी में जो मैंने हमेशा अमन कमेटी के जरिए हो या किसी भी तरह से मैंने भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम करने का काम किया है। ताहिर हुसैन पर पुलिस का शिकंजा कसने के साथ ही सियासत भी गर्म हो गई। आम आदमी पार्टी ने निलंबित भले कर दिया हो, लेकिन पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह उनके साथ खड़े हो गए और तफ्तीश शुरू होने से पहले ही कह दिया कि ताहिर तो बेकसूर है। ताहिर हुसैन बेकसूर है। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। एक सियासी जंग इसके बाद इंतजार कर रही थी।
बीजेपी को मौका मिल गया, उसने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी का पार्षद जो सीधे अंकित शर्मा की हत्या में उसके साथ और जो 3 लोग और घसीट के ले गए थे उनके घर में, उनमें जो एक की भी डेड बॉडी नहीं मिली, एक का पता नहीं चला, 3 की डेड बॉडी मिल चुकी है और उनके आकाओं तक जाना ही चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी खुद पता करें कि कौन है आका, उसके मोबाइल की जांच हो, किससे किससे बात करता रहा। इस झगड़े के घमासान में बदलने से पहले ही केजरीवाल ने अपने हाथ धो लिए थे। उन्होंने कह दिया था कि अगर ताहिर कसूरवार है तो उसे दुगनी सजा दी जाए, और इतना कहकर उन्होंने पार्टी में ताहिर से मुक्ति पा ली थी। उठा के जेल में डालो, जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। अंकित की हत्या का हिसाब करने में बीजेपी भी जुट गई है और पुलिस भी, और इस हिसाब का पहला कायदा यह है कि ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि यह होगा कब? आज तक ब्यूरो। ताहिर और शाहरुख तो आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो ही जाएंगे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि बाकी के जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, उनके हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे? भड़काऊ भाषण देने वाले वो नेता कब गिरफ्तार होंगे जिन पर हाथ डालने में दिल्ली पुलिस के हाथ कांप रहे हैं? और उनमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, वारिस पठान तक सभी शामिल हैं। और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। पुलिस अपना काम करे, कानून का राज कायम रहे, हुड़दंगियों, लुटेरों, हत्यारों पर कार्रवाई हो, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? और अच्छा हो रहा है कि अंकित की हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहीं एक सवाल खड़ा होता है, और सवाल यह है कि 40 से ज्यादा लोगों के हत्यारों पर भी दिल्ली पुलिस उतनी ही सख्त क्यों नहीं है? जितने लोग मारे गए हैं उनके भी परिवार वाले किसी न किसी पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस क्यों नहीं सभी आरोपियों से पूछती कि आपको किस पर शक है? मेरी बराबर बातचीत होती रही, भाई अनिल क्या हुआ? कह रहा भाई बात पथराव हो रहा, हम अंदर ही बंद है, मैं तुम्हें बताऊं। तो बस ये समझ लो, उस टाइम तो हमारी कंडीशन बहुत खराब थी, मैं आपको बताऊं। बात करने की उम्मीद नहीं थी हमें। निकाल दिया उनको, बाद में वो घर चले गए। उनका काफी नुकसान है, स्वीट्स की दुकान, उनका गोदाम वगैरह सब खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, लगभग ये मान लो आदमी 25-30 साल पीछे पहुंच चुका। मैं आपको बताऊं, ताहिर हुसैन पर एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की तेजी काबिले तारीफ तो है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पर भी पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई की बात की थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे। इंतहा तो ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बीजेपी के चारों नेताओं को एफआईआर से बचाने के लिए सारे घोड़े छोड़ दिए थे। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। वो अपने लोगों को बचाने में लगे हैं। जो लोग जिन्होंने दंगे को भड़काया, जिन्होंने हेट स्पीच दिया, उनको बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम रही क्योंकि उसने पेशेवर तरीके से काम नहीं किया। इसके बाद धड़ाधड़ एफआईआर और हिरासतों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा आग लगाऊ भाषणों के बाद भी पुलिस की नजरों में लगातार बेकसूर बने हुए। दिल्ली की हिंसा में देखिए कि अब तक कुल 123 एफआईआर दर्ज की गई है। 4 दिनों की हिंसा में 630 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और ऐसे तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि कपिल मिश्रा ने उन्हें भड़काया और उन्हीं के भाषण के बाद हालात तेजी से बिगड़े। ऐसे लोग तमाम इलाकों में हैं और कई धर्मों के हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं उसको देख लूँ, पहचान कर लूँ। इन्होंने मुझे रजिस्टर तो दिखला दिया, लेकिन डेड बॉडी नहीं दिखाया। आपको लग रहा है ये वही? सर मैं तो चाहूँ कि ना हो। बात सिर्फ इतनी है कि इंसाफ होना चाहिए, और केवल होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। इंसाफ उस दिन तक अधूरा है जिस दिन तक एक भी आदमी का एक भी हत्यारा आजाद है। इंसाफ उस दिन तक अधूरा है जिस दिन तक एक भी लुटेरा आजाद है। इंसाफ उस दिन तक अधूरा है जिस दिन तक एक भी आग लगाने वाला आजाद है। आज तक ब्यूरो।
दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमे को लड़ेगी। कन्हैया कुमार के केस की फाइल काफी वक्त से लटकी हुई थी, जिसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार थी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।